अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। ये हमारी केस बेस्ड सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी इन वीडियोस में आपको अपने कुछ इंटरेस्टिंग पेशेंट्स की कहानी सुनाऊंगी। आज की कहानी है मेरी पेशेंट आयशा की। आयशा की शादी को 5 साल हो गए थे जब वो मेरे पास आई थी। तो कहानी कुछ ऐसे है कि जब आयशा की शादी हुई तो उसके 1 साल के बाद आयशा को फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई। प्रेगनेंसी का जब उसको पता चला तो उसने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर्स को उसकी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आ रही थी। उसने 2-3 जगह से अल्ट्रासाउंड भी कराया लेकिन किसी को भी उसकी प्रेगनेंसी यूट्रस में नज़र नहीं आई, जैसे कि अमूमन कई दफ़ा होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी के 2nd मंथ में उसको एकदम पेट में शदीद दर्द हुई, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल इमरजेंसी लैंड की। डॉक्टर्स ने जब उसको इमरजेंसी में चेक किया तो उनको पता चला कि आयशा को जो प्रेगनेंसी थी वो उसकी राइट ट्यूब में थी और वो फट चुकी थी। इमरजेंसी में आयशा की सर्जरी की गई और सर्जरी में पता चला कि जो राइट साइड वाली ट्यूब थी वो प्रेगनेंसी की वजह से फट चुकी थी और पेट में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। इसकी वजह से डॉक्टर्स को आयशा की राइट ट्यूब को रिमूव करना पड़ा। उसके बाद आयशा आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन से रिकवर हो गई और उन्होंने फिर कुछ महीनों बाद 2nd प्रेगनेंसी के लिए कोशिश की। इस प्रेगनेंसी के तकरीबन 6 मंथ्स के बाद आयशा को 2nd प्रेगनेंसी हुई। अब चूंकि एक दफ़ा आयशा को ट्यूब में प्रेगनेंसी हो चुकी थी तो इस दफ़ा उन्होंने डॉक्टर को जल्दी चेक कराया। इस दफ़ा अगेन आयशा के साथ वही बैड लक हुई कि प्रेगनेंसी यूट्रस में नज़र नहीं आ रही थी। आयशा ने स्पेशलिस्ट सेंटर से जब अल्ट्रासाउंड कराया तो आयशा को पता चला कि अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अगर कहा जाए तो इस दफ़ा उसकी प्रेगनेंसी उसकी लेफ्ट ट्यूब में हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको अक्सर अपनी वीडियोस में बताया है कि हर औरत की एक यूट्रस और 2 ट्यूब्स होती हैं। मैं आपको इस मॉडल के ज़रिए भी दिखाना चाहूँगी कि हर औरत की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि वो सिस्टम जिसके थ्रू एक औरत को प्रेगनेंसी होती है, वो कुछ ऐसा दिखता है। हर औरत की एक यूट्रस होती है, उसकी एक राइट ट्यूब होती है, लेफ्ट ट्यूब होती है और इस तरह 2 उसकी ओवरीज होती हैं। आयशा के केस में उसकी एक ट्यूब तो प्रेगनेंसी से ज़ाया हो चुकी थी अब, और इस दफ़ा उसकी प्रेगनेंसी दूसरी ट्यूब में हो गई थी। इस दफ़ा आयशा को प्रेगनेंसी लेफ्ट ट्यूब में हो गई थी। शुरू में डॉक्टर्स ने इंजेक्शंस लगा के उस प्रेगनेंसी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप जितना भी इंजेक्शंस का कोर्स कर लें, प्रेगनेंसी जो है वो इंजेक्शन से रिजॉल्व नहीं होती और आयशा के साथ भी अनलकीली ऐसा ही हुआ। उसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइज बढ़ता गया और उसकी प्रेगनेंसी हार्मोन का लेवल भी काफ़ी बढ़ता गया। इंजेक्शंस लगाने के बावजूद आयशा की लेफ्ट ट्यूब में प्रेगनेंसी का साइज बढ़ता गया और उसके प्रेगनेंसी हार्मोन का लेवल भी खतरनाक हद तक बढ़ गया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उसको दोबारा सर्जरी एडवाइस की। अब जाहिर है आयशा के पास कोई हल नहीं था, उसने दोबारा सर्जरी कराई। उस सर्जरी में डॉक्टर्स को पता था कि आयशा की ऑलरेडी राइट ट्यूब जो है वो मिसिंग है, क्योंकि उसकी वो ट्यूब प्रेगनेंसी से ज़ाया हो चुकी है। इस दफ़ा डॉक्टर्स ने उसकी लेफ्ट ट्यूब को बचाने की कोशिश की, उसमें से प्रेगनेंसी को निकाला और ट्यूब को दोबारा जो है वो उन्होंने रिपेयर करने की कोशिश की और आयशा को एडवाइस किया कि सर्जरी के तकरीबन 3-4 मंथ्स बाद वो एक ट्यूब्स का टेस्ट करवा ले। खैर आयशा की सर्जरी हुई, उसके बाद उसकी ये 2nd सर्जरी से आयशा ने रिकवर किया और उसके बाद जब आयशा ने प्रेगनेंसी प्लान करने की कोशिश की तो कुछ मंथ्स ट्राई करने के बाद जब आयशा को प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर उसने ट्यूब्स का एक्सरे कराया, जिसमें अनफॉर्चुनेटली आयशा की राइट ट्यूब तो पहले ही मिसिंग थी, उसकी लेफ्ट ट्यूब भी ब्लॉक्ड आई। इस वक्त अब आयशा की शादी को 5 साल हो चुके थे और आयशा फिर क्लिनिक में मेरे पास आई। आयशा के पेरेंट्स उसको मेरे पास लाए थे। जब मैंने आयशा को चेक किया तो मैंने उसको IVF का मशवरा दिया। देखें, ये बात हम कई दफ़ा कर चुके हैं कि फीमेल के एग्स और हस्बैंड के स्पर्म्स औरत की ट्यूब में मिलते हैं और अगर ट्यूब किसी वजह से डैमेज हो जाए, जैसे इन्फेक्शन की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूब में हमल की वजह से, उसके बाद इन खवातीन की अगर दोनों ट्यूब्स डैमेज्ड हैं तो इन खवातीन को प्रेगनेंसी के लिए IVF की जरूरत पड़ती है। यही बात मैंने आयशा और उसके पेरेंट्स को समझाई और उनको ये समझाया कि अब आयशा को प्रेगनेंसी IVF से होगी। आयशा की फैमिली काफ़ी नॉन अफोर्डिंग थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह कुछ हिम्मत की और IVF का साइकिल लिया। हमने आयशा का IVF किया और आयशा का फर्स्ट मंथ जब हमने IVF किया तो उसके 18 एग्स निकले, जिसमें से 15 एग्स उसके मैच्योर थे और उनकी हमने ICSI की। उसके बाद हमने जब आयशा के एम्ब्रियोज बनाए तो आयशा के 7 एम्ब्रियोज बने और उसके पास 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर के अटेम्प्ट्स थे। फर्स्ट मंथ हमने आयशा का IVF किया और 2nd मंथ हमने आयशा की फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोटोकॉल किया और आयशा को एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए प्रिपेयर किया। हमने आयशा के एम्ब्रियो ट्रांसफर में उसके 2 एम्ब्रियोज को ट्रांसफर किया और उसके 15 दिन बाद पता चला कि आयशा को प्रेगनेंसी हो गई थी। आने वाले हफ्तों में जब हमने आयशा को क्लिनिक में चेक किया तो हमें पता चला कि आयशा को एक ट्विन प्रेगनेंसी थी और उसके बाद उसकी वो प्रेगनेंसी चली जैसे कि एक ट्विन प्रेगनेंसी चलती है, थोड़े अप्स एंड डाउन्स के साथ, लेकिन ओवरऑल आयशा प्रेगनेंसी उन्होंने काफ़ी अच्छी टॉलरेट की। उनकी प्रेगनेंसी का जर्नी भी अच्छा रहा और अभी कुछ दिनों पहले 9th मंथ में मैंने आयशा का सिजेरियन किया और आयशा का माशाल्लाह एक बेटा और एक बेटी डिलीवर हुई। सो आपको ये कहानी बताने का मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना था कि जिन खवातीन की ट्यूब्स किसी वजह से
डैमेज हो जाती हैं, उन खवातीन को प्रेगनेंसी के लिए IVF की जरूरत पड़ती है। अब आयशा के बारे में पॉजिटिव बात ये थी कि आयशा काफी यंग थी, शी वॉज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड। दूसरी लकी बात ही मैं ये कहूंगी कि जो भी मसला था आयशा को जल्दी पता चल गया। तीसरी बात ये कि फिर उन्होंने टाइमली एक फर्टिलिटी क्लिनिक का रुजू किया, और दूसरा उनको मेरी बात समझ भी आ गई और उन्होंने टाइमली इलाज करा लिया। हस्बैंड वाइफ एक यंग कपल था, हमने IVF किया। IVF अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेसफुल रहा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आयशा को प्रेगनेंसी भी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बच्चे भी हो गए। अब आयशा का एक बेटा है और एक बेटी है, उसकी फैमिली कंप्लीट है। लेकिन अभी पीछे फिर भी आयशा के पास 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर के अटेम्प्ट बचे हैं। अगर कुछ सालों बाद भी आयशा चाहेंगी तो वो एम्ब्रियोज हम उनके ट्रांसफर कर सकते हैं। और हम अमूमन पेशेंट को ये बताते हैं कि जब हम एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग करते हैं तो वो 1 ईयर के लिए उनकी फ्रीजिंग होती है, और 1 ईयर के बाद अगर वो हमारे पास आके चाहें तो वो फ्रीजिंग के कुछ पैसे होते हैं वो रिन्यू करें, तो हम लोग उनकी मजीद 1 ईयर के लिए एम्ब्रियोज को फ्रीज कर सकते हैं। मैं अमूमन पेशेंट्स को ये भी समझाती हूँ कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग फॉर लाइफ होती है, यानी कि जिस एज में एक औरत से एम्ब्रियोज बनाए गए थे उस एज में ही वो फ्रीज हो जाते हैं। सो रिलेटिवली अगर 10 साल बाद भी आयशा आके, जब 35 की एज में भी आके अगर आयशा इन एम्ब्रियोज को ट्रांसफर कराएंगी तो इन एम्ब्रियोज की क्वालिटी वैसे ही होगी जैसे एक 25 ईयर ओल्ड के एम्ब्रियोज होते हैं, क्योंकि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी को हार्मोनल मेडिसिन से चलाया जा सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।